नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 भारत की नई आपराधिक प्रक्रिया संबंधित संहिता है, जिसने पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित प्रावधान धारा 1 में वर्णित है। 1. संक्षिप्त नाम धारा 1 की उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 है। विस्तार: यह संहिता सामान्यतः पूरे भारत में लागू होती है, किंतु कुछ अपवाद है। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र: इन क्षेत्रों में अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित उपबंध लागू नहीं होते। हालांकि संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन प्रावधानों को पूर्ण या आंशिक रूप से लागू कर सकती है। जनजातीय क्षेत्र की परिभाषा: स्पष्टीकरण के अनुसार जनजातीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो 21 जनवरी 1972 से पूर्व संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में वर्णित असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे। प्रारंभ: धारा 1 की उपधारा 3 यह संहिता उस तिथि से लागू होगी जिसे भारत सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह संहिता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। इस प्रकार धारा 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम, क्षेत्रीय विस्तार तथा लागू होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, जिससे विधि के क्रियान्वयन का आधार निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 2 में दी गई परिभाषाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर है किसी भी विधि में परिभाषाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का निश्चित अर्थ निर्धारित करती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 2 में विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी गई। 1. श्रव्य व दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। धारा 2 की उपधारा 1 को इसका अर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही, पहचान, तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संप्रेषण, सूचना उपकरणों का उपयोग। राज्य सरकार नियमों द्वारा अन्य साधनों को भी इसमें शामिल कर सकती है। इसके महत्व है न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग, साक्ष्य संग्रहण में पारदर्शिता, न्यायिक कार्रवाई की गति और दक्षता में वृद्धि। जमानत: धारा 2 की उपधारा ख में जमानत का उल्लेख है। जमानत से आशय है किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत पत्र के आधार पर विधिक अभिरक्षा से मुक्त करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना, कारावास के अनावश्यक उपयोग को कम करना। धारा 2 में दी गई परिभाषाएं न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्ट, आधुनिक और प्रभावी बनाती है तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में तकनीकी साधनों के उपयोग की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 का प्रमुख उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाना है। इस संदर्भ में धारा 2(1) क में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की परिभाषा दी गई है। 1. तकनीकी साधनों के प्रमुख उपयोग: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई, पहचान और तलाशी की प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, साक्ष्य का डिजिटल अभिलेखन, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का सुरक्षित संप्रेषण। न्यायिक प्रक्रिया में इसका लाभ है समय और लागत की बचत, दूरस्थ क्षेत्रों से भी न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम,
पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि। विधिक आधार। तो एक श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की परिभाषा राज्य सरकार को नियम बनाकर अन्य तकनीकी साधनों को शामिल करने का अधिकार है। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में तकनीकी साधनों का समावेश न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, जमानतीय अपराध और अजमानती अपराध में क्या अंतर है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 2 में जमानतीय और अजमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है, जो अपराधों की गंभीरता और जमानत के अधिकार को स्पष्ट करती है। जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध वह अपराध है जिसे प्रथम अनुसूची या अन्य विधि द्वारा जमानतीय घोषित किया गया हो। ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है और पुलिस अधिकारी भी जमानत दे सकता है। अजमानतीय अपराध। अजमानतीय अपराध वे अपराध होते हैं जो जमानतीय की श्रेणी में नहीं आते। इन अपराधों में जमानत अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर होती है। अतः जमानतीय और अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण न्यायिक प्रक्रिया को संतुलित बनाता है और अपराध की गंभीरता के अनुसार जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अंतर्गत बंधपत्र और जमानत पत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए बंधपत्र और जमानत पत्र की नई परिभाषा जोड़ी गई है। जमानत पत्र। धारा 2 के अनुसार जमानत पत्र वह वचनबंध है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रतिभूति के साथ रिहा किया जाता है। इसमें अभियुक्त यह वचन देता है कि वह आवश्यकता अनुसार न्यायालय में उपस्थित रहेगा। बंधपत्र। धारा 2 के अनुसार बंधपत्र वह वैयक्तिक वचनबंध है जिसके आधार पर व्यक्ति को बिना प्रतिभूति के छोड़ा जाता है। इसमें केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। महत्व। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना, अनावश्यक हिरासत को कम करना। इस प्रकार बंधपत्र और जमानत पत्र न्यायिक प्रणाली में अभियुक्त के अधिकार और न्यायालय की प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में परिवाद और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की अवधारणा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए कई नई परिभाषाएं जोड़ी गई है, जिनमें परिवाद और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना महत्वपूर्ण है। परिवाद। धारा 2 के अनुसार परिवाद वह मौखिक या लिखित अभिकथन है जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। धारा 2 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संसूचना वह सूचना है जो मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लिखित, मौखिक, चित्र या वीडियो के रूप में प्रेषित की जाती है। इसके महत्व को देखते हैं। डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता है। अपराध की जांच को आधुनिक बनाना, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। अतः हम कह सकते हैं BNSS वर्ष 2023 में इन परिभाषाओं का समावेश न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक, प्रभावी और तकनीकी के अनुकूल बनाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में किस प्रकार दी गई है? इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की अधिकारिता और भूमिका को स्पष्ट करती है।
इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय से अभिप्रेत किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसकी अधिकारिता उस संघ राज्य क्षेत्र तक विधि द्वारा विस्तारित की गई हो, अर्थात जहां किसी राज्य का अपना उच्च न्यायालय है वहीं संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में उस उच्च न्यायालय को अधिकार दिया जा सकता है जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र तक विस्तारित हो। बात महत्व की जाए तो न्यायिक अधिकारिता का निर्धारण यह स्पष्ट करता है कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मामलों की सुनवाई किस उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया की में स्पष्टता परिभाषा से यह भी सुनिश्चित होता है कि न्यायिक मामलों में भ्रम ना हो और उचित न्यायालय का चयन किया जा सके। अपीली अधिकार का प्रयोग। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। न्यायिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाई पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में उच्च न्यायालय की परिभाषा न्यायिक अधिकारिता को स्पष्ट करती है तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में जांच और अन्वेषण दोनों न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं, किंतु इनका स्वरूप अलग अलग है। एक, जांच। जांच वह प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया विचारण से अलग होती है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। अन्वेषण। धारा 2 अन्वेषण वह प्रक्रिया है जो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। कभी कभी मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी इसके लिए अधिकृत कर सकता है। अर्थात अन्वेषण पुलिस की प्रक्रिया है जबकि जांच न्यायालय की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है? इसके प्रमुख लक्षण बताइए। उत्तर है, धारा 2 के अनुसार असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। इसके प्रमुख लक्षण, पुलिस स्वतः गिरफ्तारी नहीं कर सकती। सामान्यतः मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मानहानि, साधारण मारपीट, सार्वजनिक उपद्रव। असंज्ञेय अपराधों में पुलिस की शक्तियां सीमित होती हैं और न्यायालय की अनुमति अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक कार्रवाई से क्या अभिप्रेत है? इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, धारा 2 के अनुसार न्यायिक कार्रवाई वह कार्रवाई है जिसमें साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। कार्रवाई न्यायालय के सामने होती है। साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है। साक्ष्य झूठा होने पर झूठी गवाही का अपराध बन सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखता है, सत्य की खोज में सहायता करता है, न्यायिक निर्णय को मजबूत आधार देता है। अर्थात न्यायिक कार्रवाई न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें विधिक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धारा 2 के अनुसार स्थानीय अधिकारिता से वह भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के महत्व से निर्धारित किया जाता है। इसमें पूरा राज्य या राज्य का कोई भाग शामिल हो सकता है। प्रत्येक न्यायालय की एक निश्चित अधिकारिता होती है। इसके महत्व को देखते हैं। न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करता है, अधिकारों के टकराव को रोकता है, न्यायिक प्रशासन को व्यवस्थित बनाता है।
इस प्रकार स्थानीय अधिकारिता न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण आधार है। अगला प्रश्न है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी से क्या अभिप्राय है, इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धारा 2(द) के अनुसार पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वह अधिकारी है जो किसी पुलिस थाने के प्रशासन और कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्यतः यह थाना प्रभारी होता है। यदि थाना प्रभारी अनुपस्थित हो या असमर्थ हो तो उससे नीचे की पंक्ति का अधिकारी जो कांस्टेबल से ऊपर की श्रेणी में हो वह यह कार्यभार संभाल सकता है। राज्य सरकार किसी अन्य अधिकारी को भी यह अधिकार दे सकती है। प्राथमिकी दर्ज करना, अन्वेषण की निगरानी, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना इसकी प्रमुख भूमिका होती है। थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है जो थाना स्तर पर कानून के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, पीड़ित की परिभाषा क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। धारा 2(म) के अनुसार पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण किसी प्रकार की हानि या क्षति हुई होती है। इसके अंतर्गत निम्न शामिल है: वह व्यक्ति जिसे सीधे नुकसान हुआ हो, पीड़ित का संरक्षक, पीड़ित का विधिक वारिस। पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया में अधिकार और संरक्षण मिलता है। पीड़ित को मुआवजा और न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित होता है। इस परिभाषा का उद्देश्य अपराध से प्रभावित व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में उचित स्थान देना होता है। अगला प्रश्न, सम्मन मामला और वारंट मामले में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 में मामलों को दो भागों में विभाजित किया गया है: सम्मन मामला और वारंट मामला। सम्मन मामला धारा 2(भ) ऐसे मामले जो वारंट मामला नहीं होता, सामान्यतः कम गंभीर अपराधों से संबंधित होता है, उसे सम्मन मामला कहते हैं। वही वारंट मामलों का उल्लेख धारा 2(य) में है। ऐसे मामले जिसमें अपराध की सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो सकती है। इस प्रकार सम्मन मामले हल्के अपराधों से संबंधित होते हैं जबकि वारंट मामले गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, लोक अभियोजक की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए। धारा 2(फ) के अनुसार लोक अभियोजक वह व्यक्ति है जिसे धारा 18 के अधीन नियुक्त किया जाता है और जो राज्य की ओर से न्यायालय में अभियोजन का संचालन करता है। इसके मुख्य कार्य न्यायालय में राज्य की ओर से अपराध का अभियोजन करना है, साक्ष्यों को प्रस्तुत करना है और न्यायालय को निष्पक्ष रूप से तथ्य बताना है। इस पद का महत्व है अपराधियों को दंड दिलाने में सहायता, न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना, समाज में कानून का शासन बनाए रखना। इस प्रकार लोक अभियोजक न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जो राज्य की ओर से अपराध के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। अगला प्रश्न, पुलिस थाने से क्या अभिप्राय है, इसकी विधिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। धारा 2(फ) के अनुसार पुलिस थाना वह स्थान या चौकी है जिसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित किया गया हो। राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी स्थान को पुलिस थाना घोषित कर सकती है। इसके अंतर्गत निश्चित स्थानीय क्षेत्र भी शामिल होता है। यह अपराधों की सूचना और जांच का प्रमुख केंद्र होता है। थाने के मुख्य कार्य इस प्रकार है: प्राथमिकी दर्ज करना, अपराध की जांच करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। इस प्रकार पुलिस थाना न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभिक केंद्र होता है जहां से अपराध से संबंधित कार्रवाई शुरू होती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 3 के अंतर्गत निर्देशों के अर्थ लगाने की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धारा 3 में यह बताया गया है कि किसी विधि में मजिस्ट्रेट के लिए दिए गए निर्देशों का अर्थ किस प्रकार लगाया जाएगा। मुख्य प्रावधान, यदि किसी विधि में केवल मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है
तो इसका अर्थ होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, जो इस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो। यह प्रावधान तब लागू होता है जब संदर्भ में कोई अलग अर्थ अपेक्षित ना हो। विधिक प्रावधानों की स्पष्टता सुनिश्चित करना न्यायिक कार्रवाई में भ्रम को दूर करता है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों को स्पष्ट करता है। इसका महत्व है। इस प्रकार धारा 3 का उद्देश्य विभिन्न कानूनों में प्रयुक्त मजिस्ट्रेट शब्द की व्याख्या को स्पष्ट करना है।